हेलो दोस्तों, मैं इसराफिल अली आप सभी को अपने YouTube चैनल पंच एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानते हैं क्लास 10th NCERT जिसका तीसरा अध्याय दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हम पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दूसरे चैप्टर में भी इसका यूज है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 2 से 3 महीना के अंदर आपको पूरे NCERT मैथ को वीडियो बनाकर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का कोर्स कंप्लीट करा देंगे। यहाँ पे आइए हम लोग जानते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को जानने से पहले यहाँ पे 3 टर्म चर, फिर रैखिक और फिर समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि ये चर क्या होता है। चर जिसको इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल और एक और पद जिसको अचर इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। ये चर क्या होता है? सिंपल भाषा में चर किसे कहते हैं आपको बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स में इंग्लिश के जो भी अक्षर या अल्फाबेट वाला अक्षर जो भी हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स में उसको हम लोग चर कहते हैं, जबकि गिनती का जितने भी अक्षर को हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उसे हम लोग अचर पद कहते हैं। जैसे ये चर जो होता है ये हमेशा इसका वैल्यू चेंज होते जाएगा, जबकि अचर जो होता है वो अस्थायी होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ कुछ चर है, यहाँ पे A to Z कुछ भी आप ले सकते हैं और यहां भी आप 1 to 100 कुछ भी आप अचर में भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पे ये चर जो होगा, चर का जो वैल्यू होगा ये हमेशा चेंज होते जाएगा। जैसे कभी x हम अगर चर लेते हैं और y लेते हैं तो यहाँ पे x और y का वैल्यू हमेशा चेंज होते जाएगा। जैसे x का वैल्यू कभी 2 आएगा, कभी 3, कभी 4, 5, y भी कभी 2, कभी 4 कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर अचर की बात करें तो अचर 2 है तो ये कभी चेंज नहीं होगा, 2 है तो वो 2 ही रहेगा। यदि 4 है तो ये हमेशा 4 ही रहेगा, अगर 5 है तो ये 5 ही रहेगा। तो इससे ये पता चलता है कि चर जो होता है ये हमेशा चेंज होते जाएगा, लेकिन अचर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो अब इसी को चर यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो चर क्या है, तो अल्फाबेट यानी अंग्रेजी के जो भी अक्षर हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो हमारे लिए चर होता है, और गिनती के जितने भी अक्षर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए अचर होता है। तो ये चर और अचर आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं कि रैखिक क्या होता है। समीकरण बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि रैखिक क्या होता है। तो रैखिक क्या होता है? वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात 1 होता है। वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात 1 होता है उसे हम लोग रैखिक समीकरण जिसको इंग्लिश में हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और वैसा समीकरण जिसका चर का अधिकतम घात 2 होता है उसको हम लोग द्विघात समीकरण जिसको इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात, यहाँ पे चर का घात देखना है, चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे चर की जो अधिकतम घात होगा चर के घात को देखना है, ना कि आप अचर को देखेंगे। तो वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसको त्रिघात समीकरण जिसको इंग्लिश में क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। और एक और भी होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 4 होता है उसको द्विघात या उसको इंग्लिश में बाइक्वाड्रेटिक के नाम से जानते हैं। तो रैखिक के मतलब होता है वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे हम लोग रैखिक कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि समीकरण क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x + 5y कुछ भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। 2x + 5y यदि इसमें इक्वल का साइन यदि बराबर का चिन्ह नहीं होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे बहुपद जिसको इंग्लिश में हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। और यदि इसमें बराबर का चिन्ह लग जाता है तो ये आपका समीकरण हो जाता है। तो जैसे ही समीकरण होता है तो समीकरण का 2 साइड हो जाएगा, जिसको पहले वाला को LHS कहा जाता है और दूसरे वाला को हम लोग RHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो समीकरण का 2 पक्ष होता है, एक LHS होता है और एक RHS होता है, जबकि यदि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होगा तो ये आपका बहुपद कहलाएगा जिसको इंग्लिश में हम लोग पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या है और रैखिक क्या है और फिर समीकरण क्या है। तो चर के मतलब होता है कि मैथमेटिक्स में यूज
मैथमेटिक्स में अल्फाबेट के अक्षर को जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग चर कहते हैं। जैसे A to Z कोई भी लिया जा सकता है, और एक अचर होता है तो काउंटिंग यानी कि गिनती के अक्षर को जो भी हम लोग लेते हैं 1 to 100 या कुछ भी ले सकते हैं, वो आपका अचर होगा जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। और रैखिक का मतलब होता है वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात एक होता है, उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। और समीकरण का मतलब होता है कि वह जिसमें बराबर का चिन्ह दिया होगा उसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। तो अब हम लोग को ये पूरा समझ में आ गया। अब इसका मैं आपको परिभाषा बताता हूं कि इसका डिफिनीशन क्या है। तो वैसा समीकरण जिसमें दो चर, यहां पे टॉपिक है दो यानी कि इसमें दो कुछ भी ले सकते हैं। यदि आप पहला x लेते हैं तो दूसरा आपका y होगा, पहला यदि आप a लेते हैं तो दूसरा आपका b होगा, पहला अगर c लेते हैं तो दूसरा d होगा। आप A to Z कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लेना आपको दो ही है। तो इसलिए पहले यहाँ पे हमारा टॉपिक है दो चर वाले दो चर में रैखिक समीकरण है। इसका मतलब यहाँ पे चर दो आएगा, और रैखिक मतलब उसका पावर एक होगा, और समीकरण के मतलब इसमें बराबर का चिन्ह भी दिया जाएगा। तो अब इसका परिभाषा आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं। वैसा समीकरण जिसमें दो चर और जिसका चर का अधिकतम घात एक होता है और जिसमें बराबर का चिन्ह भी हो, तो उसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण को यहां पे एक इसका इस फॉर्म में इसको लिखते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0। यहाँ पे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि यहाँ पे x और y यहाँ पे दो चर है, जबकि a b c आपका एक अचर पद होगा, जो हमेशा टोटल इक्वेशन जो भी इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें ये चेंज होते जाएगा। यानी कि a b c या a2 b2 c2 ये हमेशा चेंज होगा, और x और y टोटल इक्वेशन में आपका एज इट इज होगा। तो यहाँ पे हमेशा ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 एक अचर पद होगा, जबकि x और y एक चर होगा, जो कि हमारा टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। आइए हम इसको एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1 की वैल्यू 2, यहाँ पे b1 का वैल्यू 5 और c1 यहाँ पे आपका 5 दिया होगा। यहाँ पे a2 3, b2 -2 और c2 7 दिया हुआ है। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। 9x - 2y इक्वल 5, 3x प्लस y इक्वल 7। यहां ऐसे इक्वेशन आप कुछ भी ले सकते हैं, यहां पे कुछ भी लिया जा सकता है। तो यहां पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे मेरे बात पे कि यहां पे जो ये अचर है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसमें दो इक्वेशन हमने लिखा और यहाँ पे ये अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई, ये तीनों में बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल सेम है। इससे ये पता चलता है कि चर जो है वो टोटल इक्वेशन में सेम होगा, जबकि ये अचर होगा ये टोटल इक्वेशन में अलग अलग चेंज होते जाएगा। तो आइए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की कितनी विधियां है। इसको 6 विधि से सॉल्व करते हैं। पहला ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि और एक होता है आपका तुलनात्मक विधि। 6 विधि होता है, जिसमें आपको इस वीडियो में मात्र 2 विधि बताऊंगा और बाकी का जो विधि होगा इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसको कितने विधियों से सॉल्व करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं 6 विधि जो आपको बताया था। 6 का पहला विधि जिसको विलोपन विधि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब ये विलोपन विधि क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिए एक इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको एक चीज और जानना होगा कि इसका कोफिशिएंट जिसको गुणांक बोलते हैं, गुणांक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, x के आगे जो भी संख्या होगा या नंबर होगा ये आपका गुणांक कहलाता है, जिसको कोफिशिएंट कहा जाता है। तो ये कोफिशिएंट होता है, जैसे y का यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x का 4 है, x का यहाँ पे 2, यहाँ पे y का यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे विलोपन विधि का मतलब क्या होता है,
विलोपन के मतलब होता है विलुप्त करना, एक को विलुप्त करेंगे तो आपका दूसरा मिल जाएगा। जैसे यदि आप x को विलुप्त करते हैं तो आपका y मिलेगा, यदि आप y को विलुप्त करते हैं तो आपका x मिलेगा। तो आपको विलुप्त करने के लिए आप इस दोनों में से किसी को भी विलुप्त कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि हमेशा आप y को या x दोनों में से किसी को भी विलुप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको विलुप्त करने के तरीका क्या होता है। तो विलुप्त करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे x और y को बराबर करना होगा। तो बराबर करने के क्या तरीका है, किसको बराबर किया जाएगा, तो यहाँ पे x या y किसी को भी बराबर किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप हमेशा y को ही बराबर करेंगे। आंसर तो बिल्कुल राइट ही आएगा। तो यहाँ पे x के इसको बराबर करने का तरीका है कि y का आगे जो भी कोफिशिएंट है इससे सेकेंड वाला में आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और इक्वेशन सेकेंड की y के कोफिशिएंट जो भी है उससे आपको ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करना होगा। ये y ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यदि आप x को बराबर करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, इस 4 से आपको इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट 2 है, इस 2 से इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करना है, x बराबर हो जाएगा। तो x और y दोनों में से किसी को भी बराबर किया जा सकता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आप हमेशा y को ही बराबर करेंगे। तो आइए हम लोग इस y को बराबर करते हैं और इस विलोपन विधि को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15y, और इसमें आप यहाँ पे 13 दिया, 13 में आप 5 से गुणा कर लिए, 13 5 65। तो यहाँ पे समीकरण 1, ये समीकरण 2, और इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें भी आपको गुणा करना होगा। तो 3 चौका 12, 12x प्लस 5 तिहाई 15y बराबर इस 3 से 23 में गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 और 3 दूना 6 यानी 69 हो गया। ये इक्वेशन नंबर, ये समीकरण 4 हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि y आपका बराबर हो गया है। अब ये जो बराबर हो गया तो कभी कभी यहाँ पे आपको दोनों समीकरण को जोड़ना पड़ेगा और कभी कभी घटाना पड़ेगा। तो जोड़ते कब है और घटाते कब है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि जब प्लस और प्लस होगा तो समीकरण को घटाते हैं, जब माइनस और माइनस होगा तो भी समीकरण को एज इट इज घटाएंगे, लेकिन जब प्लस और माइनस होगा तो समीकरण को जोड़ते हैं, या फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा तो समीकरण को एज इट इज जोड़ते हैं। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना है कि जब भी घटाते कंडीशन या घटाते पीरियड में आपका चिन्ह जो होगा वो बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। यहां पे घटाते समय ही ध्यान रखना है कि घटाते समय में जो आपका चिन्ह होता है वो बदल जाता है, यानी कि जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जबकि जोड़ते पीरियड में आपको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए प्लस और यहां भी क्या है, प्लस है। आपको ये चिन्ह कहां पे देखना है, जिस चीज को आप बराबर किए हैं, y को बराबर किए हैं तो y के आगे वाले चिन्ह को अगर देखना है आपको, यदि आप x को बराबर किए हैं तो x के आगे वाले साइन को यानी कि चिन्ह को देखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने y को बराबर किया है, इसलिए हम y के आगे के चिन्ह को देखेंगे। तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो हम यहाँ पे बताया कि प्लस और प्लस की कंडीशन में समीकरण को घटा देते हैं, और घटाते समय में चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। यदि ऊपर माइनस और नीचे माइनस तो माइनस माइनस की कंडीशन में भी समीकरण को घटाएंगे और यहां भी चिन्ह को बदल दिया जाएगा। लेकिन यदि ऊपर प्लस और नीचे माइनस आता है तो यहाँ पे समीकरण को जोड़ते हैं और जोड़ते समय में कोई चिन्ह को नहीं बदला जाएगा, यानी इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे y 15y, यहाँ भी 15y, ये दोनों बराबर है और इसके आगे प्लस, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस की कंडीशन में समीकरण को घटाएंगे। तो यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो यहां पे लिखते हैं 10x प्लस 15y बराबर 65, और यहां पे है 12x प्लस 15y बराबर
69। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि प्लस प्लस घटाते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया। जबकि यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना कि यहाँ पे चिन्ह बदलेगा, मतलब यहाँ पे ये प्लस है तो ये आपका माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ भी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे ये नया माइनस यहाँ पे चिन्ह को लगा दिए तो ये पुराने वाला का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो आइए यहाँ पे प्लस, या 15y प्लस में ये 15y माइनस में हो गया, तो 15y में से 15y घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको काट देते हैं। और यहाँ पे 12x माइनस में यहाँ पे प्लस में है, तो माइनस 12x में से यदि प्लस 10x को घटाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 2x, यानी जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे 69 में से 65 घटाएंगे तो आपका माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप माइनस टू माइनस कैंसिल कर सकते हैं। x का यहाँ पे वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो इसलिए x इक्वल 4, आइए x और 2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जब इसका आप पक्षांतर करेंगे, जब साइड चेंज करेंगे तो इनटू में है तो ये आकर आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि भाग में होगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा में होगा तो यहाँ के भाग में होता है, प्लस में है तो माइनस होगा, और माइनस में होगा तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे गुणा में था इसलिए आकर भाग हुआ, इसको काट दीजिए आप, 2 दूना 4, ये x बराबर यहाँ पे आपका आ गया 2। x का वैल्यू तो मिल गया, लेकिन अभी आपको y चाहिए, तो y को निकालने के लिए इस x का वैल्यू समीकरण 1, 2, 3 या 4 किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसको अब हमको रब करना होगा। आइए इसको लिखते हैं, x का मान समीकरण किसी में भी आप रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 किसी में भी रख सकते हैं, एक में रख देते हैं, एक में रखने पर यह समीकरण आपका एक है। 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस यहाँ पे 3y इक्वल 13, y निकालना है यहाँ पे 2 2 जा 4, यानी 2 दूना के 4 प्लस 3y बराबर 13, तो यहाँ पे 3y बराबर 13, 4 प्लस में है, ये पक्षांतर करेंगे, इसका साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस में आकर इधर माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे y निकालना, तो y बराबर 13 में से 4 गया आपका 9 होगा, और y जिस तरह से यहाँ पे बताया कि x और 2 के बीच में मल्टीप्लाई किया यानी कि गुणा का चिन्ह है, उसी तरह से यहाँ पे y और 3 के बीच में भी गुणा का चिन्ह होगा। तो गुणा है इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग यानी डिवाइड हो गया, 3 त्रिका 9, यानी कि y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो इसी तरह से x का वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाला और y का 3 निकाला। अब इसको चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। आपको ये एग्जाम में नहीं करना है, आपके संतुष्टि के लिए इस काम को हम कर रहे हैं कि यदि आपको चेक करना है तो इस x और y के वैल्यू समीकरण अगर फर्स्ट में रखते हैं तो इधर 13 आ जाएगा, यदि यहां पे रखते हैं तो 23 आएगा, यहां पे रखेंगे तो आपका 65 आएगा, और यहां पे रखते हैं तो आपका 69 आएगा। देखिए हम एक को चेक करते हैं, बाकी आप कर लेंगे। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स हम लोगों ने क्या लाया, यहाँ पे 2 लाया, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, प्लस 3 इंटू वाई क्या लाया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे बराबर यहाँ पे क्या 13 चल रहा है, इसको एज इट इज रखेंगे, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 बराबर 13, 9 और 4 13 बराबर 13, ये बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा सही होगा। यदि ये बराबर नहीं होगा तो हम मानेंगे कि हमारा आंसर कहीं पे गलत हुआ है। अब हम लोग ये विलोपन विधि है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। कोई भी यदि इसमें कोई दिक्कत होता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई यहाँ पे दिया जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं हम कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे जाके रखना, इसी को कहा जाता है प्रतिस्थापित करना। तो इस प्रतिस्थापन का उपयोग हम लोग किस तरह से मैथमेटिक्स में करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें से समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में से x या y किसी का भी वैल्यू निकालकर हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं, और समीकरण 2 में से निकालकर
x या y का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे, लेकिन रखना आपको एक ही बार है। अगर 1 को सॉल्व कर रहे हैं 2 में रख दिए तो भी आंसर आएगा, या फिर आप समीकरण 2 में से x या y का मान निकाल के समीकरण 1 में रखेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो आइए हम लोग किस तरह से x और y का मान निकाल के हम समीकरण 2 में पुट करते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं कि समीकरण 1 को हल करने पर ये 2x प्लस 3y बराबर 13, इसमें से x या y किसी का भी मान आप निकाल सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप हमेशा y निकालेंगे, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो यहां से y निकालेंगे तो 3y बराबर 13, ये प्लस में है, इसको उधर भेजेंगे या आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x। इस y को बिल्कुल फ्री कर देना है, तो y बराबर 13 माइनस 2x बटा में 3, इधर y और 3 के बीच में गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई। तो ये गुणा जब होता है, जब इसका पक्षांतर किया जाता है तो ये आकर डिवाइड यानी कि बट्टा में हो जाता है, तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा y का मान यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 को हल किए थे और y का मान निकाले, तो अब इस y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यदि आप समीकरण 2 को यहाँ पे हल किए होते और y का मान निकाले होते तो उसको समीकरण 1 में रखते। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो यहाँ पे देखिए y समीकरण 1 को हल किए, y का वैल्यू आपका यहाँ पे मिल गया। अब इस y के वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करते, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर यही आपका 2 है, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ पे देखिए 4 का 4x प्लस 5 का 5 भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे y, अब इस y के वैल्यू हम लोगों ने पहले से क्या निकाल कर रखा है, उसको y के प्लेस पे, y के जगह पे वहां पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 13 माइनस 2x बटा में 3 चल रहा है यहाँ पे, तो 3 को 3 ऐसे रखेंगे, बराबर क्या चल रहा है 23, तो यहाँ पे 23 का 23 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 यानी कि 4x प्लस, अब इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 5 65 माइनस 5 में 2 से अगर 5 गुना 10x बटा में क्या चल रहा है 3, तो 3 का 3 बराबर इधर क्या है 23। अब इसको 4 यहां पे आप बाई 1 कर लेंगे और इसके बाटा के जोड़ को बनाएंगे। जिस तरह से बाटा जोड़ बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे 3 और 1 के एलसीएम आपका 3 आएगा, 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 होगा, और 3 में ऊपर से गुणा कर 3 चौका 12, यहाँ पे 12x प्लस 3 में 3 से यदि भाग करते हैं तो आपका 1 आएगा, और 1 से आप इसमें गुणा करेंगे तो आपका सेम आ जाएगा, यानी कि 65 माइनस 10x बराबर इधर आपका 23 का 23 सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए 12x में से अगर आप 10 को x घटा लेते हैं तो 12 में से 10x घट गया तो आपका 2x अब प्लस यहाँ पे 65 का 65 होगा, बट्टा में क्या चल रहा है 3 का 3 बराबर 23, बाई 1 कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से आप 2x में करेंगे तो 2x प्लस 65 में 1 से गुणा करेंगे क्या होगा 65 होगा, बराबर 23 में आप 3 से गुणा करेंगे आपका 69 आ जाएगा। आपको x निकालना है, इसलिए x को इधर छोड़कर 69, ये प्लस में इसमें x नहीं है उसको एक साइड कर दिया जाएगा, तो प्लस है उधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 65, 69 में से 65 घटाएंगे आपका 4 होगा, x निकालना तो x बराबर यहाँ पे 4 बट्टा में ये 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह है, इधर आप पक्षांतर करेंगे तो ये आके डिवाइड यानी बट्टा में हो जाएगा, काटेंगे आप इसका 2 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। इस तरह से x का मान आपका 2 मिला। अभी आपको y निकालना है, तो y निकालने के लिए आप इस x का वैल्यू समीकरण 1 या 2 या यहां भी आप रखेंगे आपका y मिल जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पे जगह नहीं है इसलिए हम यहां पे आपको निकाल के दिखाते हैं।
देखिए यहाँ पे समीकरण 1 आपका ये है, यहाँ पे होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2 इंटू इस x का वैल्यू हम लोगों ने क्या लाया 2, तो इस 2 को यहाँ पे पुट करेंगे प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस 3y बराबर 13। तो y निकालना है, इसलिए आपको y को ऐसे ही रखना है बराबर 13, इसका पक्षांतर कर दीजिए। इसमें x या y नहीं है, इसको एक साइड किया जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक तरफ किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 प्लस में इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3y बराबर 13 में से 4 गया आपका 9 आएगा। यहाँ पे y निकालना है, इसलिए y बराबर 9, आई गुणा में है इधर आके भाग में 3, 3 3 9, तो इसलिए y बराबर आपका क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से आप देखे थे इसके पहले वाले में हमने जो पहला विधि से यानी विलोपन विधि से जो बनाया था उसमें भी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू यहाँ पे 3 था, और इस विधि से भी बनाने पर आपका x 2 आया और y भी कितना आया 3 आया। तो अब ये प्रतिस्थापन विधि हो गया और विलोपन, 2 विधि हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग और 4 जो बच गया उसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को सावधानी पूर्वक देखें। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।